नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। ये पूरा हफ्ता जो कि भारतीय बाजारों के लिए एक इवेंटफुल वीक रहा और हफ्ते के आखिरी तक आते आते भारतीय बाजारों ने करीब 18,500 की दहलीज पर जाकर कहीं क्लोजिंग भी दी है और अच्छी तेजी इस तरह की रही कि पूरे वीक के हाईज के आसपास बंद हुआ बाजार और इवेंटफुल वीक था। पूरे हफ्ते में करीब सेंसेक्स में 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक जो कि मोर लेस फ्लैट साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप में करीब 2.5% की तेजी रही मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.25% की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़ा। इस पूरे हफ्ते में कुछ और इंडिसेस जहां पर अच्छी तेजी थी उसमें आप एफएमसीजी को देख लीजिए, नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा। निफ्टी बैंक जो कि ऑलमोस्ट अपने नए ऑल टाइम हाइस के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और ऑटो इंडेक्स एक और ऐसा इंडेक्स है जहां पर अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा इंडेक्स करीब 4% चला, ऑटो इंडेक्स करीब 2% चला, एफएमसीजी इंडेक्स करीब 3% की बढ़िया तेजी के साथ इस हफ्ते के अंदर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इवेंटफुल वीक रहा और इस इवेंटफुल वीक के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे दोनों जानकार से। हमारे साथ पुणे से बातचीत करने के लिए आस्था में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आशीष महेश्वरी सर भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनकी बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति क्या है, आगे की दिशा दशा कैसे देखने हैं, इसके ऊपर भी उनका एक व्यू लेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आशीष सर, सबसे पहले तो मार्केट्स पर आपका व्यू। करीब 18,500 एक लंबे अंतराल के बाद ये हमने वापस आंकड़ा देखा है बाजार में और ना केवल ये इंट्राडे में टच करके वापस आए, इंडेक्स ने वहाँ क्लोजिंग भी दी है। तो क्या स्ट्रेंथ वापस आ गई है? जिस तरह से एफआईएस का फ्लो बनते हुए हम देख रहे हैं, जिस तरह से मैक्रो सिचुएशन है और जिस तरह से अर्निंग्स रही हैं Q4 की, क्या मान के चले कि अंडरलाइंग मार्केट्स में स्ट्रेंथ है? मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो आज सेकेंड डे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिला कल की क्लोजिंग के बाद में, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। आज जितना राइज हुआ है मार्केट, इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे, फिर भी काफी अच्छा बाइंग था आज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के द्वारा और काफी सेक्टर स्पेसिफिक आज काफी बाइंग हुआ है। जैसे आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है, ऑटो ने 52 वीक हाई टच किया है, एफएमसीजी ने टच किया है, स्मॉल कैप बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का जो इंडेक्स है वो बिल्कुल अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट के और कमी है 52 वीक हाई जाने में। तो रीजन ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो काफी अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो यूएस डेट सीलिंग रिलेटेड कंसर्न थे वो अब फाइनल स्टेज में आ गया और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ये मैटर, जैसे 78 बार पहले डेट सीलिंग बढ़ चुकी है, इस बार भी 79 टाइम्स भी बढ़ जाएगा, तो वो इतना बाजार को शायद कंसर्न नहीं लग रहा है। और हम ग्लोबल मार्केट्स भी देख रहे हैं इक्विटी के कि सभी मार्केट्स में दोबारा से बाइंग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस हो या एफएमसीजी हो, ऑटो हो, आईटी हो, ये सेक्टर अभी और परफॉर्म करते रहेंगे और मार्केट में आप जून सीरीज में अच्छी बाइंग देखेंगे क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए कंपनियों के और मॉनसून जैसे ही दस्तक देगा आप देखेंगे बाजार बिल्कुल 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर तक हिट करेगा। तो एक बड़ा इवेंट अवेटेड, यानी कि मॉनसून के नंबर्स, जैसे जैसे मॉनसून की चाल सुधरेगी वैसे वैसे बाजार में भी पिकअप आएगा और नंबर्स ये बात सही है कि इस क्वार्टर में ऐसा कोई सीवियर या सीरियस डैमेज बारिंग फ्यू नहीं देखने को मिला और मोर लेस नंबर्स जो है वो अच्छे साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़े। आस्था मैम, आपका व्यू क्या कहता है मार्केट्स को लेके? 18,500 टेक्निकली भी काफ़ी साउंड है और सो फार सारे टेलविंड्स भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? गुड इवनिंग सुमित, गुड इवनिंग आशीष सर। देखिए, मैं मार्केट्स को तो मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट सुमित, जब हमने होली के टाइम पे एक स्पेशल शो किया था दीपावली के साथ, मैं तभी भी बोल रही थी इंडियन मार्केट्स में मुझे तेजी लगती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये तेजी इतनी जल्दी आएगी उसकी उम्मीद नहीं थी। इसके पीछे का एक ही फंडामेंटल कारण जो मैं बार बार बता रही थी कि डॉलर इंडेक्स पीक हो गया है, यूएस इकोनॉमी में डेट का इशू है, तो अब डॉलर बढ़ेगा नहीं और डॉलर नहीं बढ़ता है तो फंड्स का फ्लो हमेशा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आता है। तो मुझे ऐसा लगता है इमर्जिंग मार्केट में इंडिया वेल प्लेस्ड है, चाइना के डेमोग्राफिक्स अच्छे नहीं है और इंडिया वेल प्लेस्ड है। और देखिए हमने कितनी बढ़िया तेजी देखी है, मेरे हिसाब से अप्रैल से जो ये
तेजी चली है, लगातार चलती जा रही है। अभी भी मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स में स्टीम बाकी है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, वहां का अगर डॉलर का इंडेक्स का इश्यू रहेगा, मतलब ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में रहेगा, तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया वेल प्लेस्ड ही रहेगा। सो मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ इंडियन मार्केट्स पे, और मेरे हिसाब से इनफैक्ट जो हम डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो 18,700 पे अब नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है, तो जो अपने आप में दर्शाती, क्योंकि अगर आप कॉल राइटर्स का भी डेटा देखें तो हाईएस्ट अभी 18,700 पे है, 500 600 पे 650 पे इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ से अपसाइड मुझे लगता है और हमें देखने को मिलेगा। सो मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे हिसाब से निफ्टी में तेजी रहनी चाहिए। इनफैक्ट 18,600 650 का स्तर पार होता है तो 18,700 इमीडिएट लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है, तो वहां तक की तेजी के लिए बिल्कुल इन्वेस्टर्स को तैयार रहना चाहिए। सो मैं पॉजिटिव हूँ इंडियन मार्केट्स पर। 18,600 700 ये जोन्स भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आशीष सर, एक और सवाल था मेरा कि स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, यानी कि निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक और निफ्टी एफएमसीजी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है, इनके साथ जाना चाहिए या वैल्यू पिक करना चाहिए, फार्मा, आईटी, इन जैसे सेक्टर्स के अंदर? मुझे लगता है जो अभी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल परचेजेस हो रही हैं वो इंडिया लेड जो सेक्टर्स हैं वहां हो रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसीलिए एफएमसीजी एक जो सेक्टर जो बहुत समय से अंडर परफॉर्म किया, जब से इंस्टीट्यूशनल और पर्टिकुलरली एफआईज बाइंग लौटी है बाजारों में, इनके स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स रहते हैं। ऐसे ही ऑटो भी एक ऐसा सेक्टर है जिन पे हमने काफी इंस्टीट्यूशनल परचेजेस आता देखा है। स्टॉक जैसे टीवीएस मोटर की बात करें तो 7-8% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली एफआईज ने अपनी होल्डिंग पिछले कुछ समय बढ़ाई है, जबकि इतना वैल्यूएशन वाइज 50 के ऊपर के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक। तो मुझे लगता है कि इस टाइम थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल नहीं लेकर हमें अपने जो डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हैं या डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं जहाँ पर अच्छा ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ है, वहीं बाय करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरी पिक भी यहाँ पे ऑटो है पर्टिकुलरली, इसके अलावा एफएमसीजी है, ऑयल एंड गैस है। ये 2-3 सेक्टर मुझे इस लेवल पे अभी भी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। तो सिलेक्टिव सेक्टर्स जिनका जिक्र आशीष सर ने किया, इनको आप पिकअप कर सकते हो अगर आप कोई नई पोजीशंस बनाने जा रहे हो। तो अब बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तो आस्था मैम, पहला स्टॉक आपकी तरफ से जिस पर आप ध्यान दे रहे हो समय? जी बिल्कुल, इनफैक्ट हम लोग भी सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स पे काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सिंस जो बजट की अनाउंसमेंट हुई थी तब से लेके इंडस्ट्रियल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप नतीजे देखिए सुमित, क्या बढ़िया नतीजे ये सेक्टर अभी भी दे रहा है। सो ऑल्दो ये जो मेरी पिक है ये ज़ेन टेक्नोलॉजीज है, जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर से ज्यादा रिलेटेड रहेगी, पर मुझे ज़ेन टेक्नोलॉजीज पसंद आता है और इसमें मुझे लगता है अभी भी बहुत स्टीम बाकी है क्योंकि काफी तेज हो गया है। लेकिन देखिए ये कंपनी जो है, हम सब जानते हैं, ये बेसिकली एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स बनाती है और डिफेंस ट्रेनिंग सिस्टम्स बनाती है। तो ये एक अच्छी, और कंपनी का देखा जाए तो लगातार इन्वेस्टमेंट है R&D में, स्पेशली एंटी ड्रोन बनाने में। तो एक बहुत बड़ा ये एंट्री बैरियर है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस तरह का इन्होंने R&D पे खर्चा किया कि हर किसी के बस का नहीं है इस इंडस्ट्री में आना। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव वर्क करता है। दूसरी तरफ देखिए तो ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अब तक के इनके जो फाइनेंशियल्स इन्होंने दिखाए, ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज क्लॉक किए हैं, लिक्विडिटी हाईएस्ट एवर है बैलेंस शीट में, और ऑर्डर बुक की पोजीशन बहुत सॉलिड है। 473 करोड़ के ऑर्डर इन हैंड है, जो मुझे लगता है कि काफी यहाँ पे मजबूती देते हैं कंपनी को। सो ज़ेन टेक्नोलॉजीज मुझे एक काफी अच्छा स्पेस लगता है, और ये लोग अभी इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर रहे हैं यूरोप, CIS कंट्रीज में, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो वैसे ही काफी तेज हो चुका है, इसके ऊपर रिकमेंडेशंस भी काफी आई है, लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है 386 से 400 के भाव हमें आराम से देखने को मिलेंगे। तो ज़ेन टेक्नोलॉजीज मेरी तरफ से पहला पिक रहेगा। अल्टीमेट टारगेट 400 का रहेगा और पहला टारगेट देखा जाए तो 385 386 का रहेगा। तो 386 तक के 2 टारगेट्स आप यहाँ देख सकते हो। ज़ेन टेक्नोलॉजीज तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार थे और वो नतीजों का इम्पैक्ट भी रहा है स्टॉक के अंदर, लेकिन स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है। चाहे आप डिफेंस रिलेटेड, सिम्युलेटर रिलेटेड, इस कंपनी का एक बड़ा कामकाज है और भारतीय डिफेंस के लिए और बाकी अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इंडिया और अब्रॉड, उनके लिए कामकाज करते हैं। तो अच्छी कंपनी जिसको आप 380 के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से पहला नाम? मेरा तरफ से पहला नाम रहेगा वारटेक बावाक, क्योंकि अभी जो नतीजे आए थे वो वाटर के क्षेत्र में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है
हमने यदि FY23 में यदि ऑर्डर बुक देखें तो 6,850 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस साल कंपनी के हाथ लगे हैं, तो करीब 12,000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर बुक कंपनी के पास हो गई। सिर्फ सिर्फ इंडिया फोकस कंपनी नहीं, ग्लोबल कंपनी है जो काफी सारी कंट्रीज में और डेवलप्ड मार्केट में भी काम करती है। इस क्वार्टर में हमने देखा कि उन्होंने एक बार 243 करोड़ का वन टाइम राइट ऑफ लिया है एपी जेनको के बैड डेट के डिले है उनकी रिकवरी का, पर उसको यदि हटा दिया जाए तो उनका नेट प्रॉफिट करीब 78 करोड़ रुपए के आसपास इस क्वार्टर का होना था। तो मुझे लगता है कि अगले साल में जब कोई ऐसा नेगेटिव एडवर्सिटी नहीं रहेगा तो कंपनी का मुनाफा करीब से कम 325 करोड़ रुपए के आसपास जाएगा। जो ईपीएस है वो करीब 33 रुपए के आसपास रहेगी। बहुत अट्रैक्टिव मुझे इस लेवल पे स्टॉक नजर आ रहा है, और इस जो अभी रिजल्ट के बाद में काफी हमें यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसमें बाई की जी। वाटेक वबाग एक और ऐसी कंपनी, इसके नंबर इस क्वार्टर के काफ़ी साउंड देखने को मिले। हालांकि आशीष सर भी कह रहे हैं कि एक दो प्रोविजनिंग ज़रूर है इस क्वार्टर में, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में कंपनी की मजबूत पैठ है और अच्छा नाम है, पुरानी हिस्ट्री है। तो आप वाटेक वबाग के ऊपर भी दाव लगाकर चल सकते हैं। करीब 475 का एक टारगेट यहाँ पर आपको आशीष सर दे रहे हैं। आस्था मैम, आपकी तरफ से दूसरा नाम? देखिए, दूसरा बैंकिंग क्षेत्र की कंपनी है और बैंकिंग क्षेत्र का स्टॉक है एक्सिस बैंक, वो पसंद आता है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, 13 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, और अभी जो मार्च 2023 में सिटी का पोर्टफोलियो अक्वायर किया था स्पेशली कंज्यूमर बिजनेस का, वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा मूवमेंट है बैंक के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बैंक को आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। रिजल्ट्स बढ़िया थे, क्रेडिट ग्रोथ जो किसी भी बैंक का एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, 19% की क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की है। मेरे हिसाब से अगर मैं सिटी के पोर्टफोलियो को भी हटा दूं तो भी 16% की अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। और सबसे बड़ी बात सुमित, देखिए बैंक की खुद की गाइडेंस बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट आगे जाके वो कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के बराबर की क्रेडिट ग्रोथ या उससे ज्यादा भी करते हुए दिखाएंगे, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी कंफर्टेबल जोन में है, 81% के आसपास, और इन्होंने एसेट क्वालिटी, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, तो वहां पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी अभी भी कंफर्टेबल जोन में है, सिटी के एक्विजिशन के बाद भी 17% के आसपास। सो ऑल इन ऑल मुझे अभी एक्सिस बैंक पसंद आ रहा है और मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। खरीदारी करने की सलाह दूंगी, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ कि जो हम पीएमएस चलाते हैं उसकी होल्डिंग में ये स्टॉक हो सकता है, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो 1100 का रहेगा। सो एक्सिस बैंक पे हमारी तरफ से खरीदारी की सलाह। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह। आसम मैम, एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि कोटक और एक्सिस, अगर इन दोनों में से कोई एक का चुनाव करना हो इस दाम पर, तो किसका करना चाहिए? आपकी राय क्या कहती है इस पे? एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक में मुझे वैल्यूएशंस रीजनेबल लगते हैं, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी भी एक्सिस बैंक बेटर पोजीशन लगता है। सो दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर एक के साथ जाना है तो मैं एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगी। चलिए, तो एक्सिस बैंक 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आस्था मैम को पसंद है, और ये क्वार्टर के नंबर इसके भी बढ़िया थे। तो वैसे भी इस क्वार्टर में ज़्यादातर बैंक्स के नंबर्स अच्छे थे, और एक्सिस बैंक के प्राइवेट स्पेस में अच्छे नंबर आए थे। वैल्यू अच्छी खासी है और अनलॉक के लिए तैयार भी है, तो 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? दूसरा स्टॉक मेरा कंजम्पशन क्षेत्र से रहेगा, जो एफसीजी में काउंट कर सकते हैं, और इस स्टॉक ने करीब 250% का रिटर्न एक साल में दिया है, और अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। ये सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड ने रिसेंटली जो कार्लसबर्ग के साथ में टाई अप किया है वो काफी पॉजिटिव है। इन्हें अपना नया जो एक्सपेंशन कर्नाटका में अपनी कैपेसिटी डबल की है, और इसके अलावा उड़ीसा में जहाँ पर कार्लसबर्ग से टाई अप हुआ है वो प्लांट 50% कैपेसिटी में चल रहा था, तो कार्लसबर्ग के आने के बाद में वो प्लांट की कैपेसिटी करीब 80% तक हो जाएगी। अब मेरा मानना है कि उनके पास में जो 5 बियर के ब्रांड हैं और फिर 10 IMFL के ब्रांड हैं, और अब ये नेशनल प्लेयर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, तो इस स्टॉक पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। सिर्फ 1600 करोड़ मार्केट कैप है, लास्ट ईयर 60 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। इस बार मेरा उम्मीद है कि 85 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का रहेगा, और स्टॉक में राइट इशू के आने के बाद में भी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। 140 रुपए में कंपनी ने राइट इशू दिया था, और अभी 215 का रेट है। मुझे लगता है कंटिन्यूस इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जरूर 235-240 के लक्ष्य जल्दी देखें।
करीब 45 रुपए के आसपास का राइट इशू, 65 रुपए से प्रमोटर की बाइंग स्प्री पे स्टॉक है। 172 रुपए 175 रुपए तक के जोन्स तक में प्रमोटर्स ने बाइंग की है। स्टॉक अपने नए हाइस पर कामकाज कर रहा है। स्ट्रांग नंबर इस तिमाही में देखने को मिले और साथ साथ जो नया हेनिकेन के माफ कीजिए कार्लसबर्ग के साथ करार है, वो करार भी इस कंपनी के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स के साथ 235 रुपए के टारगेट्स के लिए आप सोम डिस्टिलरीज को भी देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक पिक बाकी है। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और हम बातचीत कर रहे हैं इस हफ्ते के बाजार को लेकर और साथ ही साथ इस हफ्ते के बाजार के बाद आगे की दिशा दशा कैसी होनी चाहिए। तो दोनों जानकार तो ये बात मान रहे हैं कि आगे की बाजार की चाल तेजी में ही रहेगी और 18,600 18,700 इस तरह के जोन्स खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ कुछ इंडिविजुअल पिक्स जिसके ऊपर भी हमने अब तक चर्चा की। आशीष सर हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा हेम सिक्योरिटी से आस्था मैम भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आस्था मैम, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? जैसा कि मैंने बोला, कैपिटल गुड स्पेस मुझे अभी भी अच्छा लगता है, तो वहां से कंपनी है इंगरसोल रैंड, उसको मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। 1921 में ये कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुई भी थी और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया से इंजीनियर्ड गुड्स की। कंपनी बेसिकली एयर कंप्रेसर सिस्टम बनाती है और ये काफी ज्यादा इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं अभी डिमांड में है। अब अगर देखा जाए तो नतीजे बेहद शानदार। दूसरी तरफ कंपनी केपेक्स कर रही है तकरीबन 171 करोड़ के आसपास का, और वो केपेक्स की वजह से मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो डेवलप होंगी तो कमर्शियलाइज हो जाएंगी सितंबर 24 में। तो वो भी एक एड ऑन रहेगा जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को आगे मजबूत दिखाता हुआ नजर आएगा। कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे खर्चा कर रही है और डेवलपमेंट कर रही है। सो इंगरसोल रैंक भी मुझे पसंद आता है। 3150 के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। इंगरसोल रैंड कैपिटल गुड्स की एक मेजर कंपनी, पहले रोड रोलर से कामकाज था, फिर इंजन्स में और धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए एक बड़ा कैपिटल गुड्स पोर्टफोलियो कंपनी की तरफ। 3150 रुपए के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को देख सकते हैं और एक लंबे अंतराल से इसने बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया है। करीब करीब पिछले 10-1 साल को अगर उठा के देखेंगे तो 3,000 रुपये का स्टॉक, 300 रुपये का स्टॉक इस तरह की तेजी दिखा चुका है। इस क्वार्टर के नंबर्स भी साउंड थे। 3150 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दाम लगा सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? इसका नाम रहेगा वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड। इस स्टॉक को 240 रुपए पे खरीदने की सलाह है और मेरा मानना है इस बार जो रैली बिल्टअप होगी वो उसमें जो इसका 52 वीक हाई 298 है वो भी क्रॉस होगा। अब उसके पीछे रीजन जानना चाहते हैं, रीजन बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये 30 मई को रिजल्ट है कंपनी के और काफी बेहतरीन नतीजे इस क्वार्टर में हम उम्मीद कर रहे हैं। मेरा मानना है कम से कम 300 करोड़ का इसका EBITDA रहेगा जो पिछले क्वार्टर में करीब 174 करोड़ रुपए का था, क्योंकि जितने भी कंपनी के बिजनेस वर्टिकल है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं तो पाइप्स में वर्ल्ड के टॉप 3 प्लेयर्स में और वाटर और गैस पाइपलाइन और पर्टिकुलरली जो होम पाइपलाइन सप्लाई की जो डिमांड है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी आ रही है। इसके अलावा आप ये जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं वो न्यूक्लियर डिफेंस और पावर सेक्टर में जाती है जहाँ पे मार्जिन काफी अच्छे हैं। इन्होंने अभी सिंटेक्स को एक्वायर किया तो B2C बिजनेस में भी उनका एंट्री हुआ और ABG शिपयार्ड भी इनके पास में है, जिसके कारण से डिफेंस के कई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के हाथ में लगे हैं। DIIs में इसमें कंपनी में हिस्सेदारी पिछले 1 साल में 9% से बढ़ के करीब 16% कर ली। कंपनी का कैपेक्स भी पूरा ओवर हो गया है, तो मुझे लगता है कि अगला आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा वेलस्पन कॉर्प के लिए। और क्योंकि अगले वीक में नतीजे हैं तो प्री रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाई की जाती है। इस तिमाही में ऐसे पाइप स्पेस की कोई कंपनी नहीं जिसके नंबर्स खराब आए हों, चाहे वो मेटल साइड की हो या फिर प्लास्टिक साइड की हो, दोनों के ही। और वेलस्पन कॉर्प भी एक नाम जहां पर बढ़िया नंबर्स देखने को मिले। 260 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पर लॉन्ग जा सकते हैं। 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, जाने से पहले एक स्टॉक जिसपे इस पूरे हफ्ते काफ़ी एक्शन रहा वो है DV स्लैब। पहले नंबर्स से पहले टूटा, लेकिन नंबर्स जब से आए उसके बाद से इसने एक बढ़िया पिकअप लिया और करीब करीब 2700 वाला शेयर जो 3100 आ गया था हायर लेवल छूने के बाद, वो 3100 से पिकअप करके अब वापस 3600 की जोन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3500-3600 पहुंच गया है। इस स्टॉक को कैसे देख रहे हो आप? मेरा मानना है कि जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है DV स्लैब में, और अब धीरे धीरे आप देखेंगे स्टॉक में क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और आगे की जो कमेंट्री है वो एक कोई बेरिश कमेंट्री नहीं है। सेकंड, जो इंडियन मार्केट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो डिमांड में ग्रोथ देखने को मिली है उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है कि यदि इसमें किसी निवेशक का 6 महीने का नजरिया है तो 3,900 के लेवल भी यहाँ पर आपको
जो इसका पिछला 52 वीक आई है वो ब्रीच हो सकता है। और इस गिरावट के बाद में जो हमने अच्छे फंड्स की इसमें एंट्री होते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि शायद वो लेवल जल्दी यहाँ पर आए। तो मेरी भी बाय की सलाह रहेगी, किसी भी गिरावट पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी DVGLM में यूज करना चाहिए। तो इसके सन फार्मा को भी इसी कैटेगरी में डालोगे आप? कौन सी कंपनी? सन फार्मा। ठीक है, सन फार्मा थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी काइंड ऑफ स्टॉक रहा है अभी काफी समय से। और एक बार मुझे लगता है कि 980 985 के लेवल थोड़ा सा ब्रीच होने देते हैं, फिर उसके बाद में बिल्कुल इस स्टॉक में बाइंग करेंगे। 30-40 रुपए की रेंज में सन फार्मा को रहते हुए काफी लंबा अरसा हो गया है, तो थोड़ा सा सन फार्मा पे मेरा भी वेट एंड वॉच है। और मैं इस स्टॉक में यदि एंट्री करना होगा तो मैं थोड़ा एक डिप का इंतजार करूँ। तो सन फार्मा के लिए डिप का वेट, लेकिन डीवीज हाँ जरूर एक बुरा दौर देख चुका है, तो वहां पर एक बार को आप जरूर पोजीशंस ले सकते हैं। एक एक करके तमाम वो शेयर जो इन पे हमने बातचीत की आशीष सर से, वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 3 पिक्स उसमें वाटेक वबाग, तो 475 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 430 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। इसके अलावा सोम डिस्लरीज 235 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। 208 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वेल्सपन कॉप 260 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। 235 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं। आस्था मैं मान रही कि बैंक्स में आप एक्सिस बैंक को चुन सकते हैं। 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए एक अच्छी तेजी यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकती है। यार जेन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर नंबर्स अच्छे आए थे और नंबर्स के बाद आप इसे पिक कर सकते हैं। बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है 380 रुपए के टारगेट्स के लिए। और इंगरसोल रैंड 3150 रुपए के टारगेट्स के लिए बेहतर नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पर भी लॉन्ग साइड में पोजीशंस को आप जरूर देख सकते हैं। तो ये 6 स्टॉक जिनके ऊपर आप हाल फिलहाल में नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आशीष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो फिलहाल